हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को कचहरी स्थित दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने किया। यह आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर अधिनियम से जुड़े मामलों का निस्तारण करवाया गया। इस दौरान जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा वादों के निस्तारण के लिए पहले से वादिकारियों को नोटिस भेजा जा चुका था। कचहरी परिसर में स्थित दीवानी न्यायालय के परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में वादकारियों ने पहुंचकर अपने वादे का निस्तारण करवाया। यह आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रमुख रूप से जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायाधीश, अधिकारी, वक्ता व वादकारी मौजूद रहे। 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसमें आज जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि अधिक से अधिक नोटिस और सम्मन का तामीला कराया जाए, जिससे कि वादकारियों को अधिक से अधिक सुगम और सस्ता न्याय मिल सके। और लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले कि हम लोग विधिक रूप से लोगों को, जनता के लोगों को जागरूक करें कि वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित न रहे और वो सीधे संपर्क करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारी कचहरी में स्थापित है और उसके माध्यम से बहुत छोटे काम को अपने बहुत साधारण ढंग से करा सके और कानून की दुरुपयोग प्रक्रिया से बचे हैं। और दूसरा है कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण। तो दोनों उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बहुत सी वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और बैंक के जो लोन वगैरह हैं बहुत पुराने हैं, बहुत दिन से नहीं जमा हो पा रहे हैं, तो बैंक वालों को निर्देश हम लोगों की तरफ से है और अनुरोध भी है कि वो जनता से उसका मूलधन और उस पर नॉमिनल ब्याज लेकर के उनको इस कर्ज के मकड़जाल और से मुक्त दिलाएं। और बाकी अभी दोपहर बाद और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। किसान आंदोलन के ऐतिहासिक जीत पर अयोध्या जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में विजय दिवस मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पर वक्ताओं ने कहा कि कोविड महामारी की आड़ में मोदी सरकार ने संसद में 3 कृषि कानून धोखाधड़ी से पास करवा लिए और इन्हें जारी खेतों को कॉर्पोरेटरों के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन देश के किसानों ने आंदोलन को पूरे 1 साल चलाकर इतिहास रच दिया। किसान आंदोलन पर लगातार हमला बोला और उसे बदनाम करने की तमाम कोशिश के बावजूद किसान डटे रहे। अंततः मोदी सरकार को इस कानून को पूरी तरह से वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसान की ताकत का अंदाज़ा हो गया है कि इस आंदोलन में कारपोरेटर हमले का मुंह मोड़ देने की ताकत है। इस आंदोलन में यह ताकत भी दिखी है कि यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को खत्म कर सके और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सकें। वक्ताओं ने इस आंदोलन में शहीद किसानों की शहादत को सलाम करते हुए आंदोलन में शामिल रहे सभी संगठनों, समर्थकों व सहयोग करने वाले धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि प्रशासन की नज़रबंदी, गिरफ्तारी व तमाम दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल रहा और दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया है। इस अवसर पर हुई सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। क्या प्रोग्राम था? आज हम लोग राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता अयोध्या से, आज हम लोग भारत सरकार ने जो है किसान विरोधी जो काला कानून था उसको वापस लिया है और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज जो समस्त बॉर्डरों पर किसान जुटे हुए थे इस आंदोलन के लिए, आज वो घर वापसी किए हैं। उसी की खुशी में आज हम लोग यहाँ जो है एक दूसरे को लड्डू खिलाकर, ढोल नगाड़ा बजाकर जश्न मनाने का काम किए हैं। किसको क्रेडिट देंगे ये जो हुआ है? ये किसानों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि किसानों ने इतना लंबा आंदोलन किया है। आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन अभी तक हुआ नहीं है कि जितना बड़ा ये आंदोलन चला है। इसलिए किसान इस आंदोलन में 700 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं। उन किसान परिवारों को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर किसानों के ऊपर जो
ज़बरदस्ती थोपा गया था कृषि कानून, उसको वापस कराने का काम किया है। तो उसी के खुशी में आज हम लोग यहाँ गांधी पार्क अयोध्या सिविल लाइन में जश्न मनाने का काम करेंगे। क्या नाम है, क्या करते चौधरी राम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक दल अयोध्या। कार्यक्रम है? आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो फायदा अयोध्या जनपद में भी किसान विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो एक साल से अधिक समय तक आंदोलन चला, जिसमें किसानों की जीत हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? किसानों के लिए ये मैसेज है कि जो किसान आज तक नहीं कर पाया आज़ादी के 73 सालों बाद, वो आज पहली बार संघर्ष करके वो प्राप्त किया है। जैसे कानून वापस कराना जो ज़बरदस्ती थोपा गया था, और एमएसपी पर आज़ादी में पहली बार किसी ने संघर्ष किया, किसानों को उनकी उपज का वार्षिक मूल्य के लिए एमएसपी मिले, जो हमेशा घोषित होती रही और मिलता कभी नहीं रहा। उसके लिए कमेटी बना करके किसानों के एमएसपी पर कानून बनाने जा रही है। क्या नाम है आपको, क्या पता? दयाराम वर्मा, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक अयोध्या। किसान के लोगों को पता है कि हमारे किसान जो करीब 1 साल से ज़्यादा दिनों तक पूरे देश के सीमाओं पे आंदोलन कर रहे थे, और आज सरकार को किसानों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। और उस जश्न में आज पूरे देश के अंदर हमारे किसानों ने उनकी जो पूरी मांगे थी उसको सरकार ने मांगा है लिखित तौर पे। और किसानों ने ये नारा दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और किसानों ने अपना वादा निभाया कि सरकार को मजबूर कर दिया कानून को वापस लेने के लिए, जो काले कानून थे। और कानून वापस के बाद आज हमारा किसान पूरे देश के अंदर जश्न मना करके आज अपने अपने घरों के लिए जाएगा। और ये लड़ाई आज ख़त्म नहीं हो रही है। आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर सरकार उन मुद्दों को नहीं हल करती है तो फिर ये आंदोलन होगा बड़े पैमाने पर देश के अंदर। तो आज फैज़ाबाद अयोध्या कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जनवादी संगठन के लोग यहाँ खुशी मना करके और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कि जिस तरीके से हमारे देश के किसान ठंडी, बरसात, जाड़ा, गर्मी में आंदोलन किया है, उन सबको सलाम करते हुए, जो हमारे इस आंदोलन में हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, और हम किसानों की जीत को बड़े हर्षोल्लास के साथ लेते हुए उनको बधाई देते हुए, और सबको, देश की आवाम को, किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को, और एक अपील करना चाहते हैं हमारे देश के नौजवानों और छात्रों से कि किसानों के आंदोलन से सबक लेते हुए बेरोजगारी खिलाफ, महंगाई खिलाफ नौजवानों को भी इस तरीके से लामबंद होकर के और इस तरीके का आंदोलन देश के अंदर चलाने की ज़रूरत है। तो पुनः मैं सभी साथियों को, अयोध्या जनपद वासियों को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बधाई देते हुए और खुशी का इजहार करते हुए और सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम की नगरी अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर पटना की तरफ से मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोरी कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। जिसकी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि महावीर मंदिर पटना द्वारा मंदिर का फैसला आने के बाद 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया गया था, जिसकी पहली समर्पण राशि 2 करोड़ रुपए वर्ष 2020 अप्रैल में दिया गया था, जिसके बाद कोरोना महामारी आ गई और काम बाधित हो गया था। लेकिन शनिवार को पुनः आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि समर्पित किया। वहीं बताया कि 13 दिसंबर को बनारस में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देश के कई प्रांतों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं। श्री चंपत राय अपने सहयोगी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ 14 दिसंबर को राजस्थान में मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की हो रही तराशियों की 4 कार्यशालाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की कार्यशालाओं को 1 लाख घन फीट संगमरमर के पत्थरों की तराशी का कार्य सौंपा गया है। लक्ष्य है 2023 तक प्रभु श्री राम को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण आदरणीय किशोर कुणाल जी के माध्यम से
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का, आनंद का ये अवसर है। आपने गत वर्ष भी 2020 तब भी महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण किया था। 2020 का समर्पण शायद सारे भारतवर्ष में सबसे पहला समर्पण था जो अप्रैल में प्राप्त हुआ था। 2 अप्रैल बीच में भगवान का दीपक घी से जले तो 15-15 किलो के 75 टिन आपने समर्पित किए थे। भगवान को जो राशि समर्पित की जाती है वो ठाकुर की संपत्ति है और ठाकुर इस सृष्टि के पालक भी हैं, रचना भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संवार भी वही करते हैं। ये सृष्टि सब उन्हीं की है। तो उनके प्रति समाज का जो समर्पण होता है, उस भगवान के धन का उपयोग समाज के लिए करना, ये देश में सदैव से होता था। पहले मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों में व्यायामशालाएं चलती थी, मंदिरों में धर्मशालाएं होती थी, मंदिरों में अन्य क्षेत्र चलते थे। सब अच्छे काम मंदिर करते थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। उसी दिन 1 घंटे के अंदर यहीं पर अयोध्या से ही ये घोषणा महावीर मंदिर की ओर से हुई थी कि महावीर मंदिर की पटना की ओर से 10 करोड़ रुपए की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी और प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल 2020 में 2 अप्रैल 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का खाता खुला था और हम लोगों का सौभाग्य था कि पहला सार्वजनिक जो राशि दी गई वो महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ दी गई। इस बार हम लोग पहले देना चाहते थे, हम लोगों के पास पैसे थे, लेकिन सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि उस साल में जो आपकी बचत होगी उसी से आप किसी को दे सकते हैं चंदा, पहले की जमा राशि से नहीं। इसलिए हम 2 करोड़ रुपया लेकर के इस साल का 2021 का जो की धनराशि है, जो अनुग्रह राशि, समर्पण राशि है, वो लेकर हम आए हैं। तो प्रति वर्ष हम लोग 5 वर्ष तक तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद भी ज़रूरत होगी या ज़रूरत नहीं भी होगी, तब भी हम लोग राम मंदिर के निर्माण में हर तरह से सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे। इसमें हम लोगों की कोई इसमें नहीं है। यहाँ अभी हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए अखंड दीप का शुद्ध गाय घी बेंगलुरु से मंगा करके दिया है। राम रसोई जो लगती है भगवान की जो भोग लगता है, उसमें भी गाय का जो चावल है वो भी बिहार से आता है, महावीर मंदिर की ओर से आता है। और भी जो हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा इस मंदिर के सहयोग में हम लोग करते रहेंगे। महावीर मंदिर ये हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर बन रहा है, हम लोग उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को निमंत्रण मिला है अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से। हम लोग राघव आरोग्य मंदिर RAM के राम जी के नाम से एक मंदिर, एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों के सभी अस्पतालों की एक विशेषता रहती है कि देश के कोई भी साधु संत जिनका उपचार होता है हम लोग 1 पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ के लिए भी होगा। हम लोगों ने ज़मीन देख भी ली है और मैं समझता हूँ कि अगले 2 वर्षों में एक सुंदर अस्पताल, समग्र अस्पताल जिसमें एलियोपैथी, होम्योपैथी
राम की नगरी अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर पटना की तरफ से मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोरी कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है, जिसकी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि महावीर मंदिर पटना द्वारा मंदिर का फैसला आने के बाद 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया गया था, जिसकी पहली समर्पण राशि 2 करोड़ रुपए वर्ष 2020 अप्रैल में दिया गया था, जिसके बाद कोरोना महामारी आ गई और काम बाधित हो गया था। लेकिन शनिवार को पुनः आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि समर्पित किया। वहीं बताया कि 13 दिसंबर को बनारस में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देश के कई प्रांतों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं। श्री चंपत राय अपने सहयोगी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ 14 दिसंबर को राजस्थान में मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की हो रही तराशियों की 4 कार्यशालाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की कार्यशालाओं को 1 लाख घन फीट संगमरमर के पत्थरों की तराशी का कार्य सौंपा गया है। लक्ष्य है 2023 तक प्रभु श्री राम को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण आदरणीय किशोर कुणाल जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का, आनंद का ये अवसर है। आपने गत वर्ष भी 2020 तब भी महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण किया था। 2020 का समर्पण शायद सारे भारतवर्ष में सबसे पहला समर्पण था जो अप्रैल में प्राप्त हुआ था। 2 अप्रैल बीच में भगवान का दीपक घी से जले तो 15-15 किलो के 75 टिन आपने समर्पित किए थे। भगवान को जो राशि समर्पित की जाती है वो ठाकुर की संपत्ति है और ठाकुर इस सृष्टि के पालक भी हैं, रचना भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संवार भी वही करते हैं। ये सृष्टि सब उन्हीं की है। तो उनके प्रति समाज का जो समर्पण होता है, उस भगवान के धन का उपयोग समाज के लिए करना, ये देश में सदैव से होता था। पहले मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों में व्यायामशालाएं चलती थी, मंदिरों में धर्मशालाएं होती थी, मंदिरों में अन्य क्षेत्र चलते थे। सब अच्छे काम मंदिर करते थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। उसी दिन 1 घंटे के अंदर यहीं पर अयोध्या से ही ये घोषणा महावीर मंदिर की ओर से हुई थी कि महावीर मंदिर की पटना की ओर से 10 करोड़ रुपए की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी और प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल 2020 में 2 अप्रैल 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का खाता खुला था और हम लोगों का सौभाग्य था कि पहला सार्वजनिक जो राशि दी गई वो महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ दी गई। इस बार हम लोग पहले देना चाहते थे, हम लोगों के पास पैसे थे
लेकिन सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि उस साल में जो आपकी बचत होगी उसी से आप किसी को दे सकते हैं चंदा, पहले की जमा राशि से नहीं। इसलिए हम 2 करोड़ रुपया लेकर के इस साल का 2021 का जो की धनराशि है, जो अनुग्रह राशि, समर्पण राशि है, वो लेकर हम आए हैं। तो प्रति वर्ष हम लोग 5 वर्ष तक तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद भी ज़रूरत होगी या ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी हम लोग राम मंदिर के निर्माण में हर तरह से सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे। इसमें हम लोगों की कोई इसमें नहीं है। यहाँ अभी हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए अखंड दीप का शुद्ध गाय घी बेंगलुरु से मंगा करके दिया है। राम रसोई जो लगती है भगवान की जो भोग लगता है उसमें भी गाय का जो चावल है वो भी बिहार से आता है, महावीर मंदिर की ओर से आता है। और भी जो हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा इस मंदिर के सहयोग में हम लोग करते रहेंगे। महावीर मंदिर ये हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर बन रहा है, हम लोग उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को निमंत्रण मिला है अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से। हम लोग राघव आरोग्य मंदिर RAM कि राम जी के नाम से एक मंदिर, एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों के सभी अस्पतालों की एक विशेषता रहती है कि देश के कोई भी साधु संत जिनका उपचार होता है हम लोग 1 पैसा नहीं देते हैं। तो यहाँ के लिए भी होगा। हम लोगों ने ज़मीन देख भी ली है और मैं समझता हूँ कि अगले 2 वर्षों में एक सुंदर अस्पताल, समग्र अस्पताल जिसमें एलियोपैथी, होम्योपैथी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद किया। संवाद के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने गांधी परिवार के लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, महाप्रभु राम की नगरी में हूँ मैं। कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में इस शासन में राज किया, उनके क्षेत्र अमेठी और रायबरेली का हाल देखिए। जिन लोगों ने प्रजातंत्र में भरोसा करके उस खानदान को 2-3 पीढ़ी तक नेतृत्व दिया, क्या स्थिति है रायबरेली और अमेठी की। अगर अमेठी में विकास करते तो इतनी भारी मतों से स्मृति ईरानी न जीतती। और इन लोगों ने कोई विकास कार्य नहीं किया बल्कि देश की दुर्गति की है। उन्होंने कहा, देश के पिछड़े दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और गरीब रखा। अब घड़ियाली आंसू बहाने के बाद कोई मानने वाला नहीं है। प्रदेश और देश की जनता मोदी और योगी के साथ है। केंद्र व प्रदेश सरकार को लेकर जनता की आस्था बढ़ी है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में कानूनी राज की स्थापना करना, विकास को एजेंडे में लाना, रोजगार को एजेंडे में लाना, महिला सुरक्षा को एजेंडे में लाना, गरीबों के लिए चौमुखी कल्याण, उनके घर घर में पानी, बिजली, LPG, शौचालय सिलेंडर व DBT के माध्यम से खाते में पैसे पहुंचाना। वहीं कहा, पिछले 2 सालों से मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना हो, अब तेल, दाल, नमक भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज के यह प्रमुख मुद्दे हैं। इसी मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। प्रदेश की जनता फिर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताएगी। मेरा सौभाग्य है, मैं आप लोगों के साथ महाप्रभु की नगरी अयोध्या में खड़ा हूँ। एक बात कही आती है, प्राण चली जाई बचन ना जाए। जीवन चले जाए भले ही बचन ना जाए। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को, इस राज्य को शासन किया, अब जाइए अमेठी और रायबरेली की हालत को देखिए। जिन इलाका के लोगों ने प्रजातंत्र में भरोसा करके उस खानदान को 2-3 पीढ़ी तक नेतृत्व दिया, क्या स्थिति है रायबरेली अमेठी का। अगर अमेठी में विकास करते तो बहन स्मृति ईरानी इतने मतों में पिछले बार नहीं जीतती। जिन लोगों ने कभी किया ही नहीं, इस देश का दुर्गत किया, देश की पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और गरीब रखा, तो घड़ियाली आंसू बहाने के बाद भी कोई मानने वाला नहीं है। प्रदेश और देश की जनता मोदी योगी के साथ है। देखिए, पिछले दिनों में विशेष करके केंद्र के स्तर पे पिछले 7.5 साल में और लगभग 5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की आस्था प्रकट हुई है।
उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कानून की राज स्थापना करना, विकास को एजेंडा में लाना, रोजगार को एजेंडा में लाना, महिला सुरक्षा को एजेंडा में लाना, गरीबों की चौमुखी कल्याण, उनकी घर हो, उनकी शौचालय हो, उनके घर में पीने की पानी नल में हो, बिजली हो, एलपीजी सिलेंडर हो, उनको बैंक खाते में कोरोना की विषम स्थिति के समय में महिलाओं को डीबीटी में पैसा पहुंचाने की बात हो, या लगभग पिछले 2 साल से मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना हो, अभी तेल नमक दाल को उपलब्ध कराना हो, ये सब अब प्रमुख मुद्दा है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की जनता फिर अयोध्या के विकास खंड पूरा बाजार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, जिसमें सभी वर्गों के जोड़े शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने की। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरकार की नीति योजनाओं एवं उनके लाभ को गिनाया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में उन्होंने कहा कि एक परिवार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे बड़ा सपना होता है बेटी की शादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की सभी बेटियों को शिक्षित, खुशहाल जीवन व उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बीते वर्षों में ऐतिहासिक कार्य कर पूरे प्रदेश में बेटियों के जीवन को सुलभ बनाया है। शिक्षा, सुरक्षा से लेकर विवाह तक सारी जिम्मेदारियों को हमारी सरकार ने बखूबी निभाया है। इस दौरान सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। विधायक सहित सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सरकार द्वारा गृहस्थी का सामान व नकदी राशि भी जोड़ों को उपलब्ध कराई गई। पूरा विकास खंड में मेरे साथ ब्लॉक प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह जी भी है। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज 51 बेटे बेटियों की शादी का कार्यक्रम था। तो ये वास्तव में बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लाखों बेटियों की विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए 4.5 वर्ष में। अभी पिछले हफ्ते ही श्रम विभाग द्वारा 4000 बेटे बेटियों की शादी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रांगण में होती, जिसमें हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन 4000 बेटे बेटियों को आशीर्वाद दिया था। तो ये कितनी अपार प्रसन्नता की बात है कि आज बेटी बेटियों की शादी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, जनप्रतिनिधि सब लोग और आम जनताओं को आशीर्वाद देने कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और एक गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी बेटी का विवाह, और ये इस बात के लिए सरकार ने निश्चिंत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपकी बेटियों की शादी, गरीब की बेटी की शादी सरकार सहयोग करेगी। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है, पहली बार हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। और आज उल्लास का वातावरण है, सब तरफ यहाँ बेटे बेटी हैं जिनको शादी आज दिन की हो रही है, उनको आशीर्वाद भी सब लोग दे रहे हैं और एक अच्छे वातावरण में वो अपने आगे जीवन के बढ़ाएंगे। ये हमारी शुभकामना और आशीर्वाद। उपहार में क्या क्या दिया मिल रही है सरकार की तरफ से, जिसमें 35,000 रुपये सीधे उसके खाते में जा रहा है, बीच में कहीं कोई मतलब नहीं है, सीधे उस बेटी के खाते में जाएगा। 10,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है और 5 या 6,000 रुपया जो व्यवस्था में टेंट, खाना, बिजली इस सब में लगाएगा। इस तरह 51,000 इस हर शादी में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।